तो हाय एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में। एमसीक्यू सीरीज़ जो हम देख रहे थे अपनी, तो आज आगे की बातचीत करेंगे। तो उससे पहले आप ज़रूर बताया करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। और ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। इसमें एक तरफ तो दे रखे हैं संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ दे रखे हैं कहाँ से लिए गए हैं, इनकी प्राप्त करने का स्रोत क्या है। तो आपको इनको मिलान करना है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मंत्रिमंडलीय सरकार और केंद्र राज्य संबंध। तो जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से। ए का तो होगा 4, तो इसमें चारों में 4 दे रखा है। और डीपीएसपी अवार्ड लिए गए आयरलैंड से या आयरिश संविधान से, तो बी का होगा 3। बी का 3 होगा तो एलिमिनेशन से ये 2 हट गया और 1 हट गया। उसके बाद मंत्रिमंडलीय सरकार जो है वो हमारा जो संसदीय सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो ये कहाँ से होगा, ब्रिटेन से। तो ऑप्शन आ जाएगा 3। चौथा, केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो देखते हैं इसके बारे में। तो हमारे संविधान में कहाँ से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई है। तो सबसे पहले ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये ब्रिटेन से लिए गए हैं। अब यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। तो मूल अधिकार लिए हैं सबसे पहले। उसके बाद लिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। यानी ये सब चीज़ें हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है, आयरिश संविधान से। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जर्मनी का संविधान, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और सोवियत संघ से क्या लिया गया है, रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, उसका आदर्श, न्याय का आदर्श को कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ या रूस से लिया गया। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए गए हैं और गणतंत्र प्रणाली ली गई है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और जापान का संविधान, जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आप इसको लिखकर याद कर लेना, जहाँ भी आप पढ़ते हो उस जगह आप लिख लेना ये कि कहाँ से, किस देश के संविधान से क्या क्या हमने ग्रहण किया है। तो आपको ये बेटर याद रहेगा। जब डेली आप इसको देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। मिलान वाले क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन से देश के संविधान से क्या भारत ने क्या ग्रहण किया है। तो इसको आप याद रख लेना। और इसमें एक मैं बताता हूँ कि पॉलिटी में एक भारत का संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करके एक चार्ट आता है। जैसे इंडिया के मैप, वर्ल्ड के मैप आते हैं, वैसे एक चार्ट आता है। अगर आपके आसपास वो मिल जाए तो वो ले लेना, सबसे बेटर है। जहाँ भी पढ़ो उसको चिपका लेना। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। पहले तो एक तरफ तो दे रखे हैं कि ये भारत शासन अधिनियम, क्रिस्प प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव और वेवल योजना। दूसरी तरफ सूची 2 दे रखी है और इनका मिलान करना है कि ये कब कब आए थे। तो इसका आएगा, जो भारत शासन अधिनियम है वो तो 1935 में आया था। तो पहले का तो 1 आएगा, 4 आएगा नहीं, एलिमिनेशन मेथड। वो क्रिस्प प्रस्ताव आया था 1942 में, सेकंड का, बी का 4 आएगा, तो ये भी हट गया। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में,
तो ये भी हट गया, बच क्या गया हमारे पास ऑप्शन ए। आइए एक एक के बारे में देखते हैं। मैंने 1935 के बारे में पिछली शायद किसी वीडियो में बताया होगा, तो आप ज़रूर देखना उसके बारे में, इसकी विशेषताएं बताई थी। संवैधानिक सुधारों की दृष्टि से भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित सबसे बड़ा विधान है। यह अधिनियम संवैधानिक सुधारों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ये मैंने इसकी विशेषताएं एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी, तो आप देख लेना एक बार, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ। यही बस प्रॉफिट होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें क्यों करने चाहिए, क्योंकि वो बार बार रिपीट होते हैं किसी न किसी रूप में। तथा एक संघीय संघ बनाने का सुझाव भी दिया। रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान भी अधिनियम में था। इस अधिनियम का सभी राजनीतिक दलों ने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को दासता का नया चार्टर कहा। तो ये याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस अधिनियम को क्या कहा था? दासता का नया चार्टर। इन्होंने इसके संबंध में टिप्पणी की थी कि हमें ऐसी कार दे दी गई है जिसके ब्रेक तो ठीक है परंतु इंजन ही नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसके क्या कमेंट्री की थी, क्या कमेंट किया था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन उसमें इंजन ही नहीं है, तो हम चलाएंगे कैसे उसको। अगला है क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटेन में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल। वह भारतीयों को युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत करे। तो जो ब्रिटिश जो आर्मी थी उनके साथ जो देश लड़ रहे थे, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर दबाव डाला कि आप भारत का सहयोग लीजिए। इसलिए भारत में राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालिक मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया। इस मिशन का प्रमुख प्रस्ताव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में एक निर्वाचित विधानसभा का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया गया। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जब भी सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वो बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद भारत को संविधान सभा का गठन करने का जो अधिकार है वो दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इसको अस्वीकार कर दिया था। और इसमें क्या बोला गया था कि इसमें भारतीय जो रियासत है उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। गांधी जी ने इसे दिवालिया बैंक के नाम से जारी किया। चेक की संज्ञा दी पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया पोस्ट डेटेड चेक, यानी एक ये ऐसा चेक है जिसकी तारीख है वो चली गई है। तथा जवाहरलाल नेहरू ने यह जोर दिया कि अब टूटने के कगार पर है, तो गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ये याद रखना आप। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। क्यों आया था? संविधान सभा के गठन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए। अगला अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो मार्च 1940 में कांग्रेस ने अपने रामगढ़ बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर सरकार से कहा कि यदि वह केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव में तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। तो अगस्त प्रस्ताव बेसिकली किसे कहते हैं? तो कांग्रेस ने 1940 में अपने अधिवेशन में कहा था कि अगर जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है, वो एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कर दे तो हम सेकेंड वर्ल्ड वार में उनका सहयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए लॉर्ड लिथगो ने एक समिति का गठन किया, जिसे 1940 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। कब किया गया? 8 अगस्त 1940 को। इस प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार करते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार है। तो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय सरकार को गठित करने की मांग थी उसको अस्वीकार कर दिया गया और उसकी जगह कुछ नई बातें लेके आए। वो क्या थी वो देखते हैं। सबसे पहले डोमेनियन स्टेटस। तो लॉर्ड लिथगो ने कहा कि हम डोमेनियन स्टेटस भारत को देंगे। युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन भी करेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी होगी। वायसराय की एक कार्यकारिणी समिति होती थी जिसकी सहायता से वायसराय अपने समस्त कार्य करते थे।
और एक युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। तो कांग्रेस ने जो मांग रखी थी उसको अस्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी जगह कुछ नए पॉइंट लेके आए, वो ये थे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। इसको आप याद रखना। अगला है वेवल योजना। तो अक्टूबर 1943 में आई थी। 1943 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेवल को भारत का वायसराय नियुक्त किया था। लॉर्ड वेवल को उसने 6 मई 1944 को बीमारी के कारण गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया। गांधी जी उस समय जेल में थे जब वेवल योजना आई थी। 14 जून 1945 को उसने अपनी योजना प्रकाशित की, जो वेवल योजना के नाम से कहलाई। तो 1943 में तो भारत में लॉर्ड वेवल को वायसराय नियुक्त किया गया। 1944 में उन्होंने गांधी जी को रिहा किया और 1945 में उन्होंने अपनी योजना को प्रकाशित की, जिसको वेवल योजना उन्हीं के नाम पर कहा गया। वेवल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक नवीन कार्यकारी परिषद के गठन का प्रस्ताव था, जिसमें वायसराय कमांडर इन चीफ के अलावा सभी सदस्य भारतीय होने का प्रावधान था। तो इसमें एक कार्यकारी परिषद का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ होते थे, उनको छोड़कर समस्त सदस्यों को भारतीय होना था। इस योजना बातचीत करने के लिए 24 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सभी दलों और वर्गों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। तो फाइनली वेवल जो योजना आई थी उसको भी अस्वीकार कर दिया गया, क्रिप्स प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर दिया गया, और जो अगस्त प्रस्ताव था उसको भी अस्वीकार किया गया। आप याद रखना इनको। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। निम्न में किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा गया? तो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो यह है 53वां 53। 1972 में मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश दो संघ शासित प्रदेशों के रूप में अस्तित्व में आए। इन्हें असम क्षेत्र से पृथक किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 1972 में संघ शासित प्रदेश बनाया गया, और इनको किससे अलग किया गया था? असम से। मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को पूर्वोत्तर सीमांत एजेंसी NFA के नाम से जाना जाता है। 1987 में भारतीय संघ के 3 केंद्र शासित प्रदेशों मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो 1987 में 1987 में 3 केंद्र शासित प्रदेश थे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। इन 3 केंद्र शासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। एक क्रमशः भारतीय संघ के 23वें, 24वें, 25वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो 23वां राज्य कौन सा बना? मिजोरम। 24वां कौन सा बना? अरुणाचल प्रदेश। और 25वां कौन सा बना? गोवा। 53वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा मिजोरम के लिए विशेष उपबंध एवं इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम 40 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। तो इसको राज्य तो बना दिया गया था 23वें संविधान संशोधन में, लेकिन 53वें संविधान संशोधन में इसके लिए विशेष उपबंध किए गए। विधानसभा में न्यूनतम 40 सदस्यों की इसके लिए व्यवस्था की गई थी। तो आप इसको याद रखना कि 1972 में असम से अलग किया गया था और इसको कब पूर्ण राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तपत स्थल है, यानी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको बताना है कि कौन सा स्थल है इनमें। सुंदरवन, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और गंगा का मैदान। तो इसमें है आपका पश्चिमी घाट। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो भारत में बेसिकली 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड क्षेत्र, भारत के निकोबार द्वीप समूह सहित। सुंडालैंड में कौन कौन से आते हैं? भारत का कौन सा क्षेत्र आता है सुंडालैंड में? तो अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वो भारत का सुंडालैंड कहलाता है। तो आप याद रखना, भारत में 4 प्रकार के हॉटस्पॉट क्षेत्र है, इंडो बर्मा, हिमालयन, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार। तो 4 है, इन चारों को आप याद रखना। हॉटस्पॉट के बारे में थोड़ा देखते हैं। विश्व में कुछ जैव भौगोलिक क्षेत्र जहाँ उच्च मात्रा में या समृद्ध मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता तपत स्थल या हॉटस्पॉट कहलाते हैं। यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है वो वहाँ का तपत स्थल है, यानी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 1988 में
नॉर्मन मायर्स ने किया था हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है, जो विश्व के कुल 2.4% भाग पर है। विश्व की 60% प्रजाति इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। विश्व में इन विविधता बाहुल्य क्षेत्रों की सूची में भारत के 4 हैं, ये मैंने 4 आपको बता ही दिया। और इन चारों में भी सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता है वो कहाँ पे है? पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा है। तो आप हॉटस्पॉट के बारे में थोड़ा याद रखना कि 1988 में नॉर्मन जो मायर्स है उन्होंने सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द दिया था। विश्व में कुल 36 हैं, जो टोटल जो हमारी लैंड है, टोटल जो पृथ्वी अर्थ है उसमें 2.4% इनका हिस्सा है, भारत में 4 हैं। तो भारत का एक बार मैं थोड़ा सा मैप बना के बता देता हूँ आपको कहाँ कहाँ पे है। तो तो बेसिकली इस इन जगहों पे है। ये हिमालयी क्षेत्र हो गया, इस बेल्ट में है। उसके बाद जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बर्मा के साथ है हमारी सीमा साझा। ये म्यांमार है, इस साइड म्यांमार। तो यहाँ पे हो गया दूसरा हमारा हॉटस्पॉट। एक हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट, ये वाला जो बेल्ट है यहाँ पे हो गए। श्रीलंका है, श्रीलंका बीच में साथ में आ जाएगा। और एक इंडो सुंडालैंड या अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है यहाँ पे है ये जगह। तो ये 4 हॉटस्पॉट है। हिमालयी क्षेत्र, हिमालय, ये हो गया आपका इंडो बर्मा, सुंडालैंड या अंडमान निकोबार, इसको क्या बोलते हैं? सुंडालैंड। और ये पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपने। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जो पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के चरण नीचे दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। डीएनए पुनर्संयोजन क्या है? तो डीएनए को वापस जोड़ना। जैसे कोई ख़राब डीएनए है तो ख़राब डीएनए को रिप्लेस करना नए डीएनए से, अच्छे डीएनए से। तो रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। तो इसमें बताने है कि पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, तो इसको क्रम से जोड़ना है। तो इसमें आएगा आपका 75। मैं इसके आपको चरणों को बता देता हूँ। कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल डीएनए या सजीव आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधियों या प्रक्रिया को पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक कहते हैं। यानी कि जो इनका जो मेन जो डीएनए था, जो विद्यमान मूल जो डीएनए था उसको बदलना, उसको परिवर्तित करने की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो विधि होती है, उसको पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक या कॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार निर्मित डीएनए को पुनर्संयोजन डीएनए कहते हैं। इसकी खोज 1972 में हर्बर्ट बोयर एवं स्टेनले कोहिन द्वारा की गई थी। तो याद रखना 1972 में हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहिन ने डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक का विकास किया था। इस तकनीक का उपयोग जीनों का विलगन, क्लोनन तथा किसी अन्य जीव में उसका स्थानांतरण करने हेतु किया जाता है। लैंगिक प्रजनन की संकरण प्रक्रिया के द्वारा वांछित लक्षणों के साथ
अवांछित लक्षण भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के द्वारा हमेशा वांछित लक्षणों की प्राप्ति होती है। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के चरण कौन से? तो सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ या इच्छित डीएनए का चयन होगा, उसका शोधन व पृथक्करण किया जाएगा। सबसे पहले डीएनए को पहचानना और उसका अलग करना। सबसे पहले चरण होगा डीएनए को पहचान, डीएनए को चुनना भी हमें कौन से डीएनए को बदलना है। उसके बाद होगा डीएनए का विखंडन, डीएनए का विखंडन, डीएनए को अलग करना। तीसरा होगा इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, जो डीएनए हमने अलग किया उसमें अलग अलग जो भाग होंगे छोटे छोटे खंडों को अलग करना, डीएनए खंडों को अलग करना। यानी सबसे पहले डीएनए को चुनना, उसके बाद पूरे डीएनए को अलग करना, उसके बाद एक एक भाग उसके पार्ट को अलग करना। उसके बाद होगा रुचि वाले जीन का परिवर्धन, उसका परिवर्धन होगा। परिवर्तन के बाद है डीएनए खंड को वाहक से जोड़ना, जिसके द्वारा ले जाया जाएगा डीएनए को उस वाहक से जोड़ना। फिर स्थानांतरण होगा, उसके बाद उत्पाद की प्राप्ति होगी। तो मेनली ये जो डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है वो 7 चरणों में हमारी पूरी होती है, जिसमें सबसे पहले डीएनए को चुनने से लेकर और उत्पाद प्राप्ति तक इसके 7 चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, निम्न में कौन सा खून दिया जा सकता है? तो उसको ORH नेगेटिव खून दिया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। तो बेसिकली जो मनुष्य के शरीर में वो 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ए बी और ओ जिसको शून्य ही बोलते हैं। तो ए जिस पे ब्लड ग्रुप होगा उसमें ए एंटीजन ए, यहाँ पे मैं वैसे एक सारणी बना के बताता हूँ आपको। ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन पाया जाएगा और उसमें बी एंटीबॉडी पाई जाएगी। बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी। ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन और नो एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलेगी। और ओ है उसमें नो एंटीजन और ए बी दोनों एंटीबॉडीज मिलेगी। ये क्या है एंटीजन एंटीबॉडी? एंटीजन एंटीबॉडी हमारे शरीर के रक्त में पाए जाने वाले एक तरह के एंजाइम है, जिसमें जो ब्लड ग्रुप होगा उस प्रकार का एंजाइम पाया जाएगा और उसके विपरीत दूसरे प्रकार की उसमें एंटीबॉडीज पाई जाएगी। तो इस को याद रखने का सिंपल सा तरीका ये है कि जिस प्रकार का आपका ब्लड ग्रुप है उसी प्रकार का आपका एंटीजन होगा। ए ब्लड ग्रुप है ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप है बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप है ए बी एंटीजन, और आपका ओ जिसको बायोलॉजिकल हम 0 बोलते हैं या शून्य बोलते हैं, शून्य ब्लड ग्रुप, उसमें कोई भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता। जिसमें ए एंटीजन पाया जाएगा उसमें बी प्रकार की एंटीबॉडी, जिसमें बी एंटीजन है उसमें ए प्रकार की एंटीबॉडी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पाई जाएगी। अगर सेम ही पाई जाए, जैसे ए एंटीजन में ए एंटीबॉडी पाई गई, तो वो आपस में वो क्या है क्लोट बना लेंगे। क्लोट बना लेंगे तो खून का थक्का शरीर में रख जाएगा, और खून का थक्का बन गया एक बार तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी शरीर में, अगर खून का थक्का बन गया तो इसलिए जिसका एंटीजन होता है उसके विपरीत उसकी एंटीबॉडी होती है। तो ओ ब्लड ग्रुप में किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता, तो ये किसी को भी अपना खून दे सकता है। और ए बी में दोनों प्रकार की एंटीजन पाई जाती है, तो ये किसी से भी अपना खून ले सकते हैं। तो इसको सर्वदाता बोलते हैं, सर्वदाता।
या डोनर इंग्लिश में बोलें तो, और इसको सर्वाग्राही या रिसीवर, रिसीवर और डोनर, ये इसको याद रखना आप ब्लड ग्रुप को थोड़ा। अगला है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी प्रदूषण की वजह से नहीं होता। तो पानी के प्रदूषण से कौन सा रोग नहीं होता? तो हेपेटाइटिस बी, इसको छोड़कर सारे पीलिया, हैजा, टाइफाइड ये सब पानी की पोल्यूटेड वाटर की वजह से हो जाते हैं। तो हेपेटाइटिस बी है वो एक लीवर रोग है, लीवर में होने वाला रोग है जिसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है मेनली। तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला एक यकृत रोग है या लीवर में होने वाला रोग है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक जो बाइल पिगमेंट है वो अधिक मात्रा में चला जाता है, परंतु लीवर की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। तो एक बाइल पिगमेंट, एक प्रकार के एंजाइम निकलते हैं बाइल पिगमेंट नाम के, तो वो लीवर में ज़्यादा मात्रा में चले जाते हैं, लेकिन जो उसकी एब्जॉर्व करने की लीवर की जो कैपेसिटी होती है वो लो रहती है, वो बहुत कम रहती है, जिसके कारण हेपेटाइटिस बी हो जाता है। फलतः पित्त वर्णक लीवर में के शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश करता है, जिससे रक्त में जो पित्त है वो बढ़ जाता है और पेशाब भी पीला आता है। तो वो एंजाइम क्या, लीवर अब उनको एब्जॉर्व नहीं करेगा तो वो क्या होंगे, तो वो ब्लड में, ब्लड सेल में चले जाएंगे, ब्लड के साथ शरीर में हमारे संचरण करेंगे, और जिससे रक्त का, ब्लड का जो पित्त है वो बाइल है वो बढ़ जाता है। हेपेटाइटिस बी रोग के लक्षण से लीवर में सूजन और जलन, उल्टी, जो अंततः पीलिया और कभी कभी मौत का कारण भी बन जाती है। तो हेपेटाइटिस बी से क्या होता है, पीलिया रोग, पीलिया रोग इसी से होता है और ये एक वायरस जनित है या बीमारी है, और कभी कभी इससे मौत भी हो जाती है। तो आप याद रखें, दीर्घकालिक हेपेटाइटिस बी के कारण लीवर कैंसर का खतरा होता है। अगर ये लॉन्ग टर्म में रहे हेपेटाइटिस बी तो इससे क्या हो सकता है, लीवर कैंसर भी आपके हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में थोड़ा याद रखना कि ये लीवर में होने वाला वायरस जनित रोग है, ये वायरस से होता है और इससे पीलिया रोग हो जाता है, और ज़्यादा अगर लंबे समय तक रहे तो इससे मौत भी हो सकती है, कैंसर के कारण कैंसर हो जाता है इससे लीवर में। अगला है गोल्डन राइस के बारे में बताने हैं, सुनहरी चावल के बारे में बताने हैं कि इसमें कौन सा कथन गलत है। इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है, सॉरी गलत नहीं, इसमें पूछा है सही है, कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। तो इसमें है ये कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध कराता है, ट्रांसजेनिक चावल है, तो ये कैरोटीन, तो इसमें ये तीसरा सही है, बाकी ये तीनों गलत है। तो ये चीन की पीली नदी के तट पर उगाई जाने वाले चावल की एक किस्म है, नहीं। लंबे समय से उपरांत पीली आबा या टिंट वाले चावल है, नहीं। चावल की एक जंगली किस्म है, नहीं। तो ये तीनों ही नहीं होंगे, तो बच कौन सा गया, एक थर्ड वाला होगा कि इसमें कैरोटीन के लिए एक जीन उपलब्ध है और ट्रांसजेनिक चावल है। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो सुनहरा चावल या स्वर्ण चावल ओरिंजा सेटिवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है। इसमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। तो गोल्डन राइस होता है, उसमें किस विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। सुनहरे चावल का विकास उन क्षेत्रों में उपयोग के लिए किया जाता है जिन क्षेत्रों में आहार के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों में या तो विटामिन ए की कमी होती है या ऐसे क्षेत्रों के लोग विटामिन ए से भरपूर खाद्य स्रोत को खरीदने में आर्थिक रूप से असमर्थ होते हैं। तो सुनहरे चावल बेसिकली किन क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं, तो सुनहरे चावल बेसिकली उन क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं जहाँ पे या तो विटामिन ए की कमी होगी या फिर अगर विटामिन ए वहाँ पे भरपूर मात्रा में पाया भी जाता है तो आर्थिक रूप से वो कमज़ोर होते हैं, जो इकोनॉमिक जो उनका जो खरीदने के लिए इकोनॉमिक रूप से वीक रहते हैं, वो खरीद नहीं पाते हैं उन चीज़ों को, तो उनके लिए सुनहरा चावल बनाया गया था। इन क्षेत्रों में एशिया व अफ्रीका के अनेक देश शामिल है, तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में और एशिया में लोग गरीब है, तो उनके लिए ये बनाया गया था। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।
अगर मज़ा आया हो तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और भेजिए सबको, बताइए मुझे कैसी लगी। धन्यवाद, बाय।